हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 8 क्लास 8 जिसका नाम है कंपनीज एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज एंड देयर अपोजिशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द ब्रिटिश अडॉप्टेड विच लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी जो इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहली थी परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड थी रैयतवाड़ी सिस्टम और थर्ड थी महलवारी सिस्टम। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है देयर वर विच मीन्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया का जो पैसा है वो कैसे इंग्लैंड में गया है। मतलब कि इंडिया का जो पैसा है, बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में गया है। तो वो मीन्स बताने, वो मेथड बताने हैं कि किस किस मीन्स से वो इंग्लैंड में गया है। तो पहला है होम चार्जेस। मैंने यहाँ होम चार्जेस नहीं लिखा, आप लिख लेना होम चार्जेस। और सेकंड है सैलरी। थर्ड है कंटिन्यूस डैश इरप्टेड इन इंडिया ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस के ऊपर इतनी सारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से किसका जन्म होता है, रिवोल्यूशनिस्ट का जन्म होता है। फोर्थ है द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया इरप्टेड इन 1857 एडी। तो 1857 एडी के अंदर कौन सी क्रांति होती है, तो वो थी द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको ग्रेट इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर डैश। सो कौन से ईयर में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1757 एडी में। सेकेंड पार्ट है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। रैयतवाड़ी, ड्रेन ऑफ वेल्थ दादाभाई नौरोजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 एडी। नेक्स्ट हम करते हैं लेट्स कंसीडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया अंडर कंपनी रूल। ये हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में किया था कि 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। तो इंडिया के अंदर 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने लगाए थे। पहला है परमानेंट सेटलमेंट। अब इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस होते थे, तो सभी पर उन्होंने, ये तीनों में से सभी पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग लगाया। किसी पे परमानेंट सेटलमेंट लगाया है, किसी पर उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया है, किसी स्टेट पर उन्होंने महलवारी सिस्टम लगाया है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया किसको बोल रहे हैं, इंडिया को ही ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे। तो इंडिया का नाम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो 19% जो है लगाया, 19% जो है इंडिया के ऊपर लगाया गया था। सेकंड है रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि मद्रास, बॉम्बे, असम, सिंध, बेरार, अंडमान एंड निकोबार में इम्प्लीमेंट किया गया था। और 51% जो है स्टेट्स पर, मतलब कि 51% जो है ब्रिटिश इंडिया पे लगाया गया था। थर्ड है महलवारी सिस्टम जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के कुछ पार्ट्स में, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में इम्प्लीमेंट किया गया था, अबाउट 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द सोर्सेज ऑफ वेल्थ ड्रेन। तो जो हमें अब सोर्सेज बताने हैं यहाँ पर कि इंडिया का जो पैसा है वो इंग्लैंड में कौन कौन से सोर्सेज से वहाँ गया है। तो मनी जो थी इंडिया से वो इंग्लैंड में भेजी जा रही थी विड्रॉल सैलरीज, मतलब कि सैलरीज की फॉर्म में। एक्सपेंसेस ऑन वॉर के ऊपर जितना भी उनका मतलब खर्चा आता था वो इंडिया से ही वो लेते थे टैक्स के बेसिस पे। और फिर है होम चार्जेस जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में हमने पढ़ा था। तो होम चार्जेस, वो वहाँ का जो होम चार्जेस है वो भी यहीं से लेते थे। और जो एक्सपेंसेस होता था, आर्मी का जो खर्चा होता था वो भी वो इंडिया से ही लेते थे। तो सारा सामान कुल मिलाकर वो इंडिया से ही वहाँ लेकर जाते थे, सारा पैसा टैक्स के फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन कंपनी रूल। तो कंपनी रूल के अंदर फेमाइन कैसे उसका डिक्लाइन होता है कंपनी रूल का, वो कॉजेज हमें बताने हैं। तो आंसर है कंपनी रूल के अंदर में ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट बाय इम्पोजिंग अप इंडियन। उस टाइम पर इंडिया के अंदर कुछ एक इंडस्ट्रीज़ होती थी, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कोई लार्ज इंडस्ट्रीज़, और कुछ एक जो थे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे जो अपने हाथों से
जो है सामान वगैरह बनाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनके जो धंधा है इनको ख़त्म कर दिया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैसे डिस्ट्रॉय किया था? अब जो इंडिया बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है और इंडिया से सामान जो इनका हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बन रहा है वो दूसरी कंट्री में जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जो है जॉब खो दी। सेकेंड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कुड नॉट टेक प्लेस इन इंडिया ड्यू टू कंपनी रूल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है इंट्रोडक्शन होता है, जब इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाता है क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर कंपनी रूल चल रहा था, कंपनी रूल कर रही थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है मैनी एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ वर इम्प्लीमेंटेड ऑन द पीपल इन द कंपनी रूल में बहुत सारी एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर है जो इंडिया की मनी है वो इंग्लैंड में लगातार कंटिन्यूड टू गो टू इंग्लैंड में जा रही थी, बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ मनी एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन बन गई इंडिया के अंदर। फिर है द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अडॉप्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई ड्यूरिंग कंपनी रूल, प्रूव डिजास्ट्रियस फॉर द फार्मर्स। अब ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी 3 टाइप की हमने पढ़ी थी, जो टैक्स वगैरह लेते थे, तो ये जो पॉलिसी है ये जो फार्मर्स थे उनके लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रियस प्रूव हुई। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन रीजंस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्टिशियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स जो है एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ लगा रहे थे, लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, तो लोगों उनके अगेंस्ट विरोध भी कर रहे थे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडियन क्राफ्टमैन और आर्टिशियंस ने कैसे ब्रिटिशर्स का रेजिस्टेंस किया, कैसे उनका विरोध किया। तो मेन रीजंस जो हैं इसके हैं ब्रिटिशर्स बॉट गुड्स फ्रॉम इंडियन आर्टिशियंस एंड वर्कर्स एट द डिज़ायर्ड प्राइस। अब देखो क्या होता था, अब जो इंडियन क्राफ्टमैन्स और आर्टिशियंस है वो मानो अपना कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो बना रहे हैं 50 रुपये पे बना रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उसी चीज़ को जो है 15 पे ले रहे हैं। मतलब कि वो अपने डिज़ायर्ड प्राइस पर लेते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं तुम्हें कितने में देना है, तो वो अपनी डिज़ायर्ड प्राइस पर उनसे सामान लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये क्राफ्टमैन और आर्टिशियंस हैं इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता था। देयर वर नॉमिनल टैक्स लगाया गया था ऑन द गुड्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया में जो सामान आ रहा था उस पर भी बहुत टैक्स लगा रहे थे वो। कंपनी इम्पोज अ मिनिमम लिमिट ऑन फिनिश गुड्स बाय। अब ये नहीं है कि जो इंडियन क्राफ्टमैन और आर्टिशियंस है वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना सामान बाहर पहुंचा सकते हैं, नहीं, उनकी भी एक मैक्सिमम लिमिट जो है लगा रखी थी, इम्पोज कर रखी थी कंपनी वालों ने। एंड मेड देयर, और मान लो जो इंडियन आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन है उन्होंने कोई भी चीज़ बनाई है, उसको दूसरी कंट्री में जब बेचने के लिए भेजा जाता था तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती थी वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उस चीज़ को नहीं खरीदते थे, और जिसकी वजह से इसका रिड्यूस द डिमांड ऑफ दीज गुड्स। और इन जो ये सामान बनाते थे इनका जो है रिड्यूस हो गया, इनकी डिमांड जो है गुड्स की। फिर जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय कंपनीज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड वर। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी की जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थी उसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ने जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया कंपनी के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ने, और उनको रिप्लेस किया गया ब्रिटिश मटेरियल्स। मतलब इंडियंस जो इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट्स जो सामान बनाते थे, उनकी जगह ब्रिटिशर्स का ही सामान आने लगा। पीपल स्टार्टेड हैविंग शॉर्टेज ऑफ मनी, मनी की कमी हो गई, जिसकी विदाउट बिजनेस नहीं था उनके पास, एंड देयर वाज अ चांस ऑफ डाइंग ऑफ हंगर। तो यहाँ उस टाइम पर फिर एक चांस बन गया कि लोग जो है भूखमरी से मरने लग गए। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की मेरिट एंड डिमेरिट्स को डिस्क्राइब करना है। मेरिट है द कंपनी वॉज ग्रेटली बेनिफिटेड बाय परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को बेनिफिट किया गया होता था बहुत सारा, क्योंकि वो वहाँ से पैसे आते थे। कंपनी यूज टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, उनको मिलती थी, एक फिक्स्ड डेट पर उनको मनी मिल जाती थी। कंपनीज कंट्रोल ओवर द लैंड वॉज इंक्रीजिंग, धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, जो लैंड था उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। डिमेरिट क्या है, अब परमानेंट सेटलमेंट की वजह से फार्मर्स वर ड्रॉन इन डेब्ट। फार्मर्स क्या है, बिल्कुल कर्जे में डूब गए। द कंपनी हैड टू पे द मनी बाय अ सर्टेन डेट, और कंपनी को भी जो एक सर्टेन डेट पर मनी देनी पड़ती थी। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन टाइम, टाइम पर टैक्स नहीं दी जाते थे, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड क्लास अरोज। तो
जो लैंडलॉर्ड क्लासेस होती थी वो क्या है, विद्रोह करना शुरू कर देते थे। तो जो चैप्टर 8 है कंपनीज एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज एंड देयर अपोजिशन के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।